अब स्विच करेंगे हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर की तरफ। मतलब मैं अब उनसे बात करना चाहता हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन निकाला है। आई कैन से अ टोटली डिफरेंट जॉनर जहां पर आप जाने वाले हैं नाउ। इस पार्ट में आई थिंक आप थोड़ा अच्छे से मुझे समझाएंगे कि जॉब प्रोफाइल शायद चेंज रहता है। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे, एक साइंटिस्ट और एक ऑफिसर जो इंडिया को सर्व करेगा बट इन अ डिफरेंट वे। तो ये बताइए कि कैसा रहता है एक इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर बनने के बाद आप जहां पर भी ज्वाइन करेंगे। आपकी पोस्टिंग आ गई है क्या सर? नहीं नहीं, हमारी पोस्टिंग नहीं है, अभी पोस्टिंग नहीं मेडिकल है, से है। मेडिकल चलेंगे तो एक एक जॉब प्रोफाइल में शिफ्ट होगा ना। कभी आपने ऐसा कुछ सुना है, क्या रहता है, क्या होता है, कुछ बताइए उसके बाद। हाँ, जो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का सुना है वो ऐसा है कि हम जैसे टेक्नोक्रेट होते हैं कि टेक्निकल सम पोर्शन रहता है, लेकिन ज्यादातर हमारा काम मैनेजरियल रहता है कि जो हमारे अंडर में लोग काम करते हैं टेक्निकल फील्ड के रिलेटेड, उन्हें हम हेड करते हैं। तो आप ये समझ रहे कि इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल। या जैसे बार्क में क्या है कि प्योरली टेक्निकल है, पूरा प्योरली टेक्निकल है, लेकिन वहां पे आपको मैनेजरियल वर्क भी रहेगा। और जिसको अगर मैनेजरियल वर्क पसंद है तो उसके लिए वो काफी अच्छा है। मतलब बैलेंस आउट हो जाता है कि टेक्निकल फील्ड में भी आप जुड़े रहेंगे और मैनेजरियल वर्क भी करेंगे। तो उसके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज अच्छा है। ये मतलब डिपेंड करता है कि आपको किस प्रोफाइल में जाना है। कोई और टेक्निकल चाहिए तो बाहर डीआरडीओ, दीज आर फाइन, और मैनेजरियल में हम्म। आता है तो ये सी। तो यही सोच के मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं की थी। मैंने हम्म। तैयारी की थी सिलेबस ओरिएंटेड। जैसे मैंने बताया हम्म। कि मैं प्लेसमेंट हो गई थी कॉलकम में। फिर मैंने बताया कि मैं वृंदावन गया था जन्माष्टमी के लिए। तो उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने बस देखा, मैं हमेशा देखी जब भी काम करना है, मैंने ये चीज नोटिस की है कि लोग मतलब वैसी चीजों में ज्यादा टाइम देते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने काम को लिस्ट डाउन करिए। आपको लिस्ट डाउन करनी पड़ेगी चीजें। जब आप चीजों की लिस्ट बना लेते हैं, जब आप लिस्टिंग कर लेते हैं, तो आप फोकस वे में, डायरेक्टेड वे में काम कर पाते हैं। तो मैंने क्या किया था, जो सब्जेक्ट्स कॉमन थे ज्यादातर, जैसे नेटवर्क, एनालॉग, ये हर एग्जाम में आते हैं, तो ये सब मैंने पढ़ लिए थे, पूरा अपना सब्जेक्ट कवर किए नवंबर तक। उसके बाद मैंने दिसंबर में नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ा। नवंबर तक मैंने पढ़े, वो भी सच बताऊं तो मतलब क्योंकि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। अनअकैडमी के काफी लेक्चर्स फ्री में रहते हैं, अंकित गोयल सर है, ये सब है। तो इन्होंने ज्यादातर सब्जेक्ट, मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सारे सब्जेक्ट मेरे को फ्री में मिले थे। और मैंने बस सिर्फ लिस्ट डाउन किया था और मैं पढ़ता गया। फिर इंजीनियरिंग सर्विस, फिर जब दिसंबर आया तो मेरे को पता था कि अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना है तो नॉन टेक को आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। और ये सबसे बड़ी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है जो हम करते हैं। आपको इतना तो पढ़ना है कि जो सवाल सब बना के आने वाले हैं, जो मोस्ट इजीएस्ट सवाल है वो आप भी बना के आएंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन काफी टफ है, सीटें कम है और यहाँ पे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो आसान सवाल है वो आपको बना के आने पड़ेंगे, भले वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। आसान सवाल जो दुनिया बना के आने वाली है, तो आपको भी बना के आने पड़ेंगे, तभी आप रेस में बने रहेंगे। अगर आप वो भी छोड़ के आ रहे हैं तो नहीं रहेगा। तो फिर जो सौरभ पांडे सर हैं, उनकी नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स आईसीटी, ये स्पेशल क्लासेस में फ्री में थे, तो वो मैंने पढ़ लिए थे। उसके बाद 5 जैन को, आई थिंक 2020 में 5 जैन को मैंने प्रीलिम्स दिया, टीएससी का प्रीलिम्स दिया। और उसके बाद हाँ, उसके बाद हमारा रिजल्ट आया था करीब 15 फेब को। 15 फेब को आया, तो उसके बाद फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी अपनी आफ्टर द रिजल्ट। मेंस की तैयारी में क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस का है वो आपको करने ही करने हैं। वैसे प्रीलिम्स में भी है लोग। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रीलिम्स में क्या हुआ था कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में था। तो क्या हुआ था कि मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट छूट गए, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का एक और सब्जेक्ट होता है, हमने पढ़ा नहीं था। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट पेपर दिया और सेकंड पेपर टेक्निकल होता है, फर्स्ट पेपर नॉन टेक्निकल होता है टीएससी का, और सेकंड पेपर टेक्निकल होता है। तो फिर क्या है कि मैंने क्या है, बस पेपर जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे घुमा के देख लिए। मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे को याद है इलेक्ट्रिकल मशीन से 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ। लोग पढ़ते हैं लेकिन गलती क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर नहीं करते हैं। एसी का जब आप तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप साथ साथ में लगाते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना करना होता है, लेकिन तब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कम मेहनत में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और टाइम कम है, तो आप अच्छे रिजल्ट्स के लिए जाइए जो कम मेहनत में मिल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल करना है। तो वैसे ही मेंस के लिए होता है, आपके कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आपने नोट्स बना लिए पहले से, उन्हीं को रिवाइज करना है। अब आपको क्या करना है, आपको आना चाहिए कि आप पेपर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव वाला काम नहीं होगा, अब आपको क्या सब्जेक्टिव पेपर लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपका क्या है कि आपकी स्पीड
स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ऐसे नहीं हैंडराइटिंग बस लेजिबल होनी चाहिए कि लोग एग्जामिनर आपका पढ़ सकें। ऐसे नहीं कि बहुत सुंदर हैंडराइटिंग से मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। इतना होना चाहिए कि आपका एग्जामिनर आंसर पढ़ सके। ऐसे नहीं कि आप सुंदरता बनाने के चक्कर में एग्जाम ही नहीं लिख रहे, क्योंकि टाइम कम होता है बहुत ज्यादा। तो हमें एग्जाम तो पूरा लिखना है, तो उसकी वजह सिलेक्शन नहीं वाला, सुंदरता के कोई नंबर नहीं देने वाला। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको बहुत खराब लिखना है, ऐसा कि भाई पढ़ पाए लोग और आप भी समझ पा रहे कि हाँ क्या लिखा है। तो आपको क्या करना होता है, आपको सब्जेक्ट पढ़ते रहने, अपने सब्जेक्ट्स रिवीजन करते रहने, और आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। किसी भी कोचिंग की आप कैसे भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के करने ही करने हैं। मैं कॉलकम में था, मेरे को याद है, क्योंकि मैंने जुलाई में ज्वाइन कर लिया था कॉलकम। और अच्छी चीज ये रही कि कोविड था। कोविड कईयों के लिए काफी नुकसानदेह रहा, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे लिए थोड़ा सा फायदेमंद रह गया, क्योंकि 28 जून को होने वाला था और मेरी कोई खास तैयारी नहीं थी। क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे कॉलकम में आने के लिए मैंने पूरी अपनी डोमेन स्विच कर लिया था। मैं थोड़ा पढ़ता था सब्जेक्ट, लेकिन मैंने पिछले लगभग 6-7 महीने से सिर्फ सॉफ्टवेयर का पढ़ा था, क्योंकि मेरे को प्लेसमेंट चाहिए थी, तो इसलिए मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच था। तो क्या हुआ कि कोविड आया तो एक्सटेंड हो गया, आगे की तरफ बढ़ गया। मेंस की डेट जो है अक्टूबर में कहीं जाके हुआ। तो मैं कॉलकम में काम करते करते पढ़ता था, लेकिन टाइम थोड़ा कम मिलता था, इसलिए इसलिए थोड़ा सा रिवीजन मेरा इतना अच्छे से हो नहीं पाया। तो मैं ये एक चीज और पॉइंट बोलना चाहूंगा, आप जितना पढ़ते हैं आप ऐसे पढ़िए कि अगर वो पेपर में आता है तो आप करके आए। लोग गलती क्या करते हैं कि पढ़ता तो, क्योंकि मेंस मेंस जब आप मेंस के लिए, जब आप पीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है। सही बात है, बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए आपको इस तरह से काम करना है कि अगर आपने पढ़ा है तो अगर उसके रिलेटेड चीज पेपर में आती है, अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, तो उस फॉर्मूले को ऑन द स्पॉट मतलब आपको मगअप करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मैंने कई बार देखा है कि लोग पढ़ तो लेते हैं, फिर सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे हो जाएगा, बाद में देखते देखते टाइम निकल जाता है, फिर हो नहीं पाता है। जब आपको पता है कि इससे सवाल आने वाला, तो आप तुरंत क्यों नहीं करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत मतलब किस तरह से आप अपना टाइम किस चीज को दे रहे हैं। ये जो आप फॉर्मूला छोड़ के जा रहे हैं, इससे सवाल आने वाला है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि बाद में हो जाएगा, और बाद में वो होता नहीं है। बाद में बस सिलेबस कवर होता रहता है और लोग रिवीजन पर फोकस नहीं करते। मेरी भी ये मिस्टेक रह गई। अगर ईएससी में बताएं कि अगर मेरी मिस्टेक क्या है, तो मेरी मिस्टेक ये रह गई कि रिवीजन पे मेरा इतना हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं कॉलकम में काम कर रहा था, टाइम थोड़ा कम मिलता था। तो मैंने भी थोड़ा सिलेबस कवर, क्योंकि मेरा सिलेबस भी बचा हुआ था, कोविड की वजह से मेरे को टाइम मिल गया, इसलिए मैं अच्छे से थोड़ा सा कर लिया। तो मैं सिलेबस कवर करने में रह गया। लेकिन मेरे को अभी भी याद है टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन था, वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, और फॉर्मूला उसमें बहुत मतलब मैंने कभी देखा नहीं था। वो फॉर्मूला बड़ा गंदा सा फॉर्मूला था, पेपर में एग्जैक्टली वो सवाल आ गया, और मेरे को याद था कि टेस्ट सीरीज में आया हुआ सवाल था, लेकिन फॉर्मूला मेरे दिमाग में नहीं आया। और यहाँ पे 5-6 नंबर भी, 1-2 नंबर भी आपके रैंक इधर से उधर कर देते हैं। ये तो मैंने 20 नंबर का सवाल मेरे से बना नहीं, और वो बनना चाहिए था, क्योंकि सब लोग बना के आए होंगे। टेस्ट जो सीरियस एक्सपीरियंट है वो इस चीज पे बहुत ध्यान देते हैं। सिलेबस कवर भी होगा और सिलेबस याद भी, मतलब जो पढ़ा है वो याद भी रहना चाहिए। तो आप हमेशा जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मैं इसको कैसे रिवाइज करूंगा, किस तरह से इस चीज को मैं अपने दिमाग में रखूंगा। तो आप चाहे तो फोटो ले लें, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप उसकी फोटो ले लें, मोबाइल में रखें। जब भी आपको इधर फेसबुक चलाने का मन करे, तो उससे मन जरा हटाइए और आप देखिए कि आपने फोटो क्या क्या ले रखी है। आपको क्या होता है इसमें, क्या होता है साइकोलॉजिकल वो गेम होता है। आप क्या होता है कि आप अपने मन को मनाते रहते हैं कि पढ़ना है, इस तरह से काफी टाइम हो जाता है। अगर आप कुछ ना सोचें, बस आप पढ़ने शुरू कर दें, तो आप देखेंगे आपको ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। लोग एफर्ट ही मार, मतलब आप समझ, एक बार यूट्यूब जैसे खुल गया तो रिकमेंडेशन आती रहती है, अब यूट्यूब कोई कॉमेडी देख लिया, कोई कुछ देख लिया, इस तरह से ऐसे ही टाइम निकल जाता है। इसकी जगह हमें क्या करना है, मोबाइल में है या कहीं भी है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और कंपटीशन बहुत मतलब अच्छा है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कई कई साल तक लोग तैयारी करते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा रिवीजन पर बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं और एग्जीक्यूशन आपके हिसाब से नहीं होता, और आपको पता होता है कि ये मैं कर सकता था फिर भी नहीं हुआ, तो जो जो रिग्रेट होता है, वो रिग्रेट आपको बहुत परेशान करता है, क्योंकि आपने मेहनत कर रखी होती है, आपने बस रिवीजन नहीं कर रखा होता, और आपको लगता है कि यार मेरे को ये क्यों याद नहीं रहा, ये मैंने क्यों रिवाइज नहीं किया, ये तो मैंने किया हुआ था, ये तो टेस्ट सीरीज में सवाल था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल था। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो भी आप पढ़ें उसको दिमाग में रखने की कोशिश करें, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना के चले। भले इसलिए 1-2 क्वेश्चन कम करो दिन में, लेकिन रिवीजन पे फोकस करो। और मैं तो कहता हूँ कि दिन में ही हमें रिवीजन का थोड़ा टाइम एलोकेट कर देना चाहिए, कि इतना पढ़ लिया रात को या दिन में, सबसे अच्छा टाइम होता है वैसे रिवीजन करने का दिन में। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह हमारा माइंड फ्रेश रहता है, तो पुरानी चीज हमने कल की क्या पढ़ी थी एक बार गो थ्रू हो गया जल्दी जल्दी। ये चीज आपको लग रहा होगा कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि हम टालते रहते हैं, रिवीजन करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं करता, जो मैं आज भी एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी भी एग्जाम लिख रहा हूँ भारत में। तो ये हमारा बहुत हम टालते रहते हैं, लेकिन जितना हम रिवाइज करेंगे उतना सॉलिडिफाई होता रहेगा पूरा कंटेंट, और एट द एंड कम टाइम में जब आपको रिप्रेजेंट करना होगा, कम टाइम में जब आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बहुत आसान होने वाला है।
एक इंसान जो रिवाइज नहीं कर रहा, वो आधे थोड़ा टाइम तो ये लगा देगा कि फॉर्मूला क्या था, वो भी जब रिकॉल करेगा तो गलत चीजें, मतलब हो सकता है कि साइन की जगह कॉस हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब गलत आप रिकॉल कर पाएंगे और आपको लगेगा सही हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप जितना पढ़ते हैं उसे उसी दिन या फिर अगले दिन बिल्कुल टाइम बना दीजिए और उसे बिल्कुल बाय हार्ट फॉलो करिए, रिवीजन को आप मत छोड़िए, ये मैं बताना चाहूंगा। और बाकी तो कंटेंट आपको पता ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं, और अभी तो मेंस बैच भी चलते हैं, आप चाहे तो किसी कोचिंग का मेंस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी कोचिंग का मेंस बैच ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि कॉलकम में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो जितना भी टाइम मिलेगा मुझे करना है, तो बेटर रहता है कि अगर आप एक मेंटर्स के गाइड में रहते हैं, जो मतलब जो प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पता है कि एग्जाम कैसे निकाला जाता है, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जैसे कि कॉलकम में हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही रहती है, तो आप अपनी इतनी मेहनत मत करिए, उनसे पढ़िए जो पहले से एग्जाम निकाल चुके हैं। आपको खुद इतनी मेहनत करने की जरूरत है, वो आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो उस एग्जाम को निकालने की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से एग्जाम, उसके बाद जब आप मेंस दे लेते हैं, तो मेंस के बाद, मेंस में अगर आपका क्वालिफाई हो गया, तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, लास्ट राउंड सबको पता है, इंटरव्यू आपका 20 to 25 मिनट्स चलता है। और इंटरव्यू मैंने ये भी देखा, इंटरव्यू में कुछ लोग मतलब बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। हमें, जैसे कि मैंने बताया, कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, भले ही आपके सामने लग रहा हो कि कुछ गलत, मतलब अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये ऑप्टिमिज्म आपको इंटरव्यू बहुत काम आएगा। इंटरव्यू बहुत काम आएगा, 20 to 25 मिनट्स का इंटरव्यू रहता है, और वो आपसे जनरल पूछेंगे। जैसे मेरा इंटरव्यू पूरा उस वक्त, मतलब जो मैंने डेफ भरा था, एक अच्छा, बिफोर इंटरव्यू हमें एक डेफ भरना होता है, डीएफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें हम अपनी डिटेल्स देते हैं, ईएसी में अपनी डिटेल्स देते हैं कि हम कहाँ से हैं, मतलब सारी बहुत 5-6 पन्नों का बहुत लंबा वो डिटेलिंग फॉर्म होता है, ताकि वो इंटरव्यू में पैनल जान सके कि आप कहाँ से कैसे हैं। तो डेफ में उस वक्त मैं कॉलकम में काम कर रहा था, तो उस वक्त मेरा डेफ में कॉलकम ही था, तो उन्होंने कॉलकम से काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपनी प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल है, उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब जो आप काम करते हैं उस पर आप मान के चलिए कि उस पर सवाल आएगा ही। और हॉबीज होते हैं जो भी है, उसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, लेकिन डरना नहीं है कि इंटरव्यू में से क्या पूछ लेंगे। अगर पूछ भी लेंगे ऐसा कुछ, मतलब जो आपको नहीं आता, तो आप पोलाइटली कह सकते हैं, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। मतलब आपको नर्वस नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। आपको मतलब वो चीज जज करना चाहते हैं, इंटरव्यू का मतलब यही कि वो देखना चाहते हैं कि पर्सन ऑन द स्पॉट कैसा रिएक्ट कर रहा है। इंटरव्यू क्या मतलब, ऑन द स्पॉट कैसे रिएक्ट कर रहा है। मेंस में तो आपके पास तैयारी का टाइम था, आपने लिख के आ गए, प्रीलिम्स में भी आप लिख के आ गए, लेकिन ऑन द स्पॉट जब सामने डीलिंग, पब्लिक डीलिंग कैसे, जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट का भी काम है इसमें, ईएसी में, तो वो देखते हैं किस तरह से आप डील करते हैं, किस तरह से अपनी बातें रखते हैं। तो ये अच्छा, बार के इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपकी नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप किस तरह से बातें रखते हैं अपनी, आप अपनी बातें समझा पाते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरव्यू में। इंटरव्यू अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। मॉक कोचिंग में मॉक इंटरव्यू रहते हैं, या फिर अपने दोस्त को ऐसी मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने मतलब दोस्त को वो बताएंगे आपकी खामियां, आपको उन पे काम करना है। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने से, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें पढ़ने से अच्छा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करिए आप। और इंटरव्यू में ऐसा होता है कि अगर आपके, मतलब नॉर्मली तो इंग्लिश में चलता है, लेकिन आप हिंदी में भी देना चाहें तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बाइलिंगुअल होता है, आप दे सकते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल अभी चल रहा है। पर आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से प्री को अप्रोच करना चाहिए, मेंस को करना चाहिए, और साथ साथ में इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि सर, आपने किसी जगह से एकदम फॉर्मल 1 साल बैठ के पूरा कोचिंग नहीं लिया है, तो आपने जो भी चीज की है वो मेहनत करते हुए किया है, मतलब रिसोर्सेज ढूंढते हुए किया है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि जिसके अंदर ना, मतलब वो जोश है कि मुझे करना है करके, वो रास्ते ढूंढ निकालेगा, कहीं से भी निकाल लेगा। ऑनलाइन सोर्सेस में हर एक चीज डली हुई है, बस बात यह है कि उसमें एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, मतलब रैंडम फैला हुआ है, पर है, हर चीज है। अगर आप सही में मेहनत करना चाहते हैं, आपको हर एक चीज वहां पर मिल सकती है। फिर ये इंटरव्यूज तो है ही आपको प्रॉपरली गाइड करने के लिए कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, हर एक चीज आपको यहाँ पर पता चलता है। कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा एक बात है कि सर आपके तरफ से एक ऐसा कोई जो आपको हमेशा लगता है कि ना, नहीं ये चीज हमेशा आपके ना ईएससी के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन प्रीलिम्स मेंस। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एक सब्जेक्टिव टाइप का है, तो किस तरीके से करना चाहिए। शुरू से ही मेंस के सबसे प्रोमिनेंट सवाल है सर, ये स्टूडेंट से जब भी मैं भी पढ़ाता हूँ, तो सर मेंस का है वो शुरू से बनाना चाहिए कि प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है इस चीज में? देखिए, जो मेरा ख्याल है और जो मैंने किया, दोनों अलग हैं।
अच्छा। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं, हाँ, जो मेरे को लगता है, देखिए मेरे पास सिर्फ 3-4 महीने थे। जैसे मैंने बताया मेरी जुलाई में प्लेसमेंट हुई थी और मैंने पढ़ना शुरू किया था करीब अगस्त मिड से। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था और मेरे को सब्जेक्ट्स काफी कवर करने थे। तो मैंने तो क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि प्री निकाल देते हैं पहले, उसके बाद फिर सोचेंगे। प्री निकाल देते हैं, तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने शुरू किए थे। उसके बाद मतलब जब प्री निकल गया मेरा, उसके बाद गेट का एग्जाम भी दिया था और बार का एग्जाम उसके बाद हो गया। उसके बाद उसके बाद मैंने मेंस के क्वेश्चन लगाने शुरू किए थे। अभी तक मैंने सिर्फ प्री तक मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मेंस का पढ़ना शुरू किया। लेकिन जो आइडियल, अगर मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, आइडियल वे तैयारी करने का क्या होता है, अगर आपके पास 1 साल है, अगर आपके पास 1 साल है, मैं मान के चल रहा हूँ 1 साल या 10 महीने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको साथ साथ मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने चाहिए, क्योंकि उसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। अच्छी रैंक आप तभी ला सकते हैं व्हेन यू आर रेडी रेडी फॉर मेंस बिफोर प्रीलिम्स। थोड़ा मतलब काफी हद तक आपको 60-70% क्वेश्चन आपको कवर करना पड़ेगा मेंस का अच्छी रैंक लाने के लिए। अच्छी रैंक में कह रहा हूँ टॉप 10। अच्छी रैंक अगर आपको लानी है और कंपटीशन बहुत हाई है, मतलब करना ही पड़ेगा, आजकल तो मैंडेटरी है। आइडियल स्ट्रेटेजी यही है कि आपने नेटवर्क, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क आपने पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने प्रीलिम्स से कर लिए साथ साथ में, क्योंकि मैंने बताया कि आप भाग नहीं रहे, आपके पास टाइम भी है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको भागने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, तो साथ में नेटवर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के भी लगा लीजिए, मेंस के लगा लिए। इस साथ साथ में करते चलिए, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मेंस की आप टेस्ट सीरीज लिखने लीजिए, टेस्ट सीरीज भी देना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी। टेस्ट सीरीज ही आपको दिखाएगी कि फेलियर, जब आपसे सवाल नहीं बनेगा तो किस तरह से आपका माइंड रिएक्ट करता है। आपको अपने माइंड को लगातार ट्रेन करना है कि आप एग्जीक्यूशन वाले दिन फेल ना कर जाए, ये सब टेस्ट सीरीज सिखाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री के भी लगा लीजिए और मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लीजिए। ये आइडियल स्ट्रेटेजी है। आपके पास टाइम है, टाइम होना चाहिए। मेरा सीन डिफरेंट था क्योंकि मेरे पास टाइम था ही नहीं और मेंस के लिए भी मैं कॉलकम में काम कर रहा था, तो टाइम थोड़ा इधर उधर था। लेकिन आइडियल स्ट्रेटेजी यही है मेरे हिसाब से, साथ साथ में होना चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज, प्रीलिम्स से 1-2 महीने पहले, प्रीलिम्स से 1-2 महीने पहले मेंस के आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, मेंस के आप छोड़ सकते हैं। आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई करिए और नॉन टेक्निकल का आप किस तरह से कवर करना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया, मैंने तो सिर्फ 1 महीने पढ़ा था और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी बहुत वास्ट हो जाता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है हमारा, वो सिविल इंजीनियरिंग में प्रॉपर एक कोर सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको गाइडेंस में रहना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं, जो ईएससी की तैयारी कराते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आप मेंटर्स की गाइडेंस में रहेंगे तो वो बता पाएंगे कि कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। लेकिन वो पढ़ना है। नॉन टेक्निकल प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले आप मेंस का बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक करिए, क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तब भी बहुत ज्यादा दुख होगा क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस साल। तो प्रीलिम्स निकलना ही बहुत जरूरी है। लेकिन जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इस तरह से स्टार्ट करिए कि समय पढ़ता जा रहा, आप इंजॉय करिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि अभी, क्योंकि अभी बहुत दूर है, तो आपको जो भी पढ़ना है ऐसे पढ़ना है कि एक बार पढ़ना है तो उसके बाद सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी में कि चाहे उसके बाद फिर बार का एग्जाम हो, इसरो का एग्जाम हो। देखिए सीन ऐसा है कि अगर आपने, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने इंडिया में ईएससी की तैयारी कर ली किसी भी ब्रांच में, मैकेनिकल सिविल, तो बाकी जो एग्जाम्स हैं, गेट हो गया या फिर बार्क हो गया, इसरो हो गया, इन सब में सब उसी ईएससी से ही आता है। ईएससी सुपर सेट। तो अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, क्योंकि सिर्फ आप ईएससी की नहीं कर रहे, आप हर चीज कवर कर ले रहे हैं और ये बहुत एडवांटेजेस है। इसलिए जब मैं ईएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरा गेट भी निकला और जैसे कि बार्क भी निकला, तो मैं बार्क में ट्रेनिंग साइंटिस्ट हूँ, इसलिए निकला क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को देखा और मैं ईएससी पे फोकस किया। बार्क में जैसे गेट में मेरी रैंक थी 1019, गेट में मेरा इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कर नहीं पाया था। तो ये इसलिए निकला कि मैं ईएससी की तैयारी कर रहा था। तो ईएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक ही बार पढ़िए और फिर आपके एग्जाम सारे निकल जाएंगे। और मेंस, और जैसा मैंने मेंस और प्रीलिम्स साथ साथ में करते रहिए। जब 2-3 महीने बचे हो तब आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक करिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। मैंने देखा है कि बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं देते। मेरे साथ के दोस्त थे, जैसे मैंने बताया, मेरे दोस्त थे बहुत मेहनती थे, मेरे को दिखती थी उनकी मेहनत, और मैंने कई बार सजेस्ट भी किया कि टेस्ट सीरीज दो। आप पढ़ेंगे पूरा, लेकिन आप फोकस करिए कि एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है। एग्जीक्यूशन करना, बहुत से लोग एग्जीक्यूशन में फेल कर जाते हैं। नॉलेज बहुत होती है, लेकिन क्योंकि हमारा एग्जाम पैटर्न ऐसे है कि आपको टाइम, नॉलेज बहुत होती है, कम टाइम में आप परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, ये चीज सिखाती है आपको टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की गलतियों को नोट करिए, आप निराश मत होइए। यही तो बात है ऑप्टिमिज्म की। आपके साथ जो हो रहा है ये तो अच्छी चीज है ना कि आपको गलतियां पता चल गई। अब आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, लेकिन वही कि आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी गलतियां कैसे भी। जैसे मेरे पास तो नोट डाउन करने का टाइम था, तो मैंने फोटो ले लेता था।
सवाल ही गलती है, मैंने फोटो ले ली। अब मोबाइल में है, जब खाली बैठा हूँ मोबाइल में फोटो देख ली। तो ये आपको तरीके देखने पड़ेंगे, मतलब कम टाइम में ज्यादा ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज करते रहना है लगातार। कंपटीशन काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, लोग काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे ले सके। तो ये तो कि प्री की, जब आप प्री निकाल देंगे तो उसके बाद तो मेंस की क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। सब्जेक्ट फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, और जो जहां पे भी आप कोचिंग ले रहे हैं या जहां पे भी आपके टीचर हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, वो कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। वो क्वेश्चंस कराएंगे जो मतलब उन्हें लगता है कि आ सकते हैं। जहाँ तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं बुक के, मटेरियल जो आपने ले रखा है उसके आप क्वेश्चन करिए। और मतलब लगा, और आपको ये भी देखना है, हाँ ये भी है कि हम जो है मेंस में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो आपको मतलब जो फिजिकल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो कैलकुलेटर में आप कहीं गलती तो नहीं करते, जल्दबाजी में कहीं आप नंबर गलत तो नहीं डाल दे रहे, या ऑपरेटर का आप गलत तो नहीं लगा दे रहे। तो ये सब चीजें नोट करनी आपको अपनी। देखो, जल्दी एग्जाम उसी का निकलेगा जो अपनी गलतियों पे काम कर लेगा। जो गलतियों को नेग्लेक्ट करता है कि ये तो बाद में देख लूंगा, बात की चीज कभी नहीं आती। जिसने चीजें मतलब जो हम बात किए टालते हैं ना, मैं खुद भी आज भी ऐसा ही है। ऐसे नहीं कि मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ तो मैं बिल्कुल आइडियली ये इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। मैं आज भी देखता हूँ कि मैं भी आज भी लिस्ट करता हूँ, और जो मैं कहता हूँ बाद में करूंगा तो बाद में ही हो जाता है। और बाद फिर जब टाइम आया था तो ये हो ही नहीं पाया, ऐसा लगता है। तो इसलिए हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा कि अगर आपको बिना स्ट्रेस के कोई भी एग्जाम निकालना है तो आप लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना लीजिए और मतलब डिसाइड कर लीजिए कि मतलब भले कम रखिए, दिन में सिर्फ आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे, इतना जितना आप कर पाए इनिशियली। धीरे धीरे आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, धीरे धीरे आप लंबे आवर्स तक बैठ पाएंगे। तो ये आपको क्या है कि आप देख पाएंगे कि आपने इतना सिलेबस कवर कर लिया। तो आपका क्या है कि इनर पीस रहेगा और सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ इतना मैंने कवर कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लिस्ट डाउन करके चीजें करें, या तो आप रैंडम जाएंगे और काफी चीजें पढ़ते चलेंगे और वो एग्जाम में आने नहीं वाली है। दिस इज अ बिटर ट्रूथ जो ज्यादातर लोग करते हैं। बहुत सही सर। मैं ना यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं ऑलमोस्ट ऑलरेडी 50-60 IAS ऑफिसर्स गेट के टॉपर्स का इंटरव्यू ले चुका हूँ। अभी लेटेस्ट AIR-1 का लेके आ रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में। उनकी एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी 2020 के ही पास आउट है। उन्होंने भी एक बात एकदम सही कही। उनका ना जब टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आता था ना, वो बड़े खुश हो जाते थे। बोलते थे मेरे को कितनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी अब। इस तरीके का अप्रोच जो है ना, ये हर एक टॉपर के अंदर रहता है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसे बात नहीं है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो बस यही बोलते थे मैं एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम लगाता था, मैं अपने मिस्टेक्स को ही करेक्ट कर रहा था कर रहा था कर रहा था कर रहा था। और उन्होंने कहा कि आज तक की पूरी हिस्ट्री में उन्होंने कहा ऐसा कि कोट किया कि आ, इतने ज्यादा मार्क्स कभी नहीं आए हैं। उनका कुछ 930 स्कोर है सर, आप समझिए 930 स्कोर है। तो वो आज तक नहीं आया है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट। और वो सिर्फ इस चीज का क्रेडिट किसको देते हैं? मेरे मिस्टेक्स के लिए। जितने बार गलती हाँ किया उसी उसी को प्रैक्टिस किया हूं, और कुछ भी नहीं। मतलब जब वो पेपर भी लिख रहे थे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं उन्होंने जो कईयों से गलत हुए, पर इनका एकदम परफेक्ट था वो चीज। तो वही बात है कि हाँ। हमेशा हमेशा अपनी मिस्टेक्स पे हमें काम करते रहना है। जो जितना मिस्टेक्स पे काम करता रहेगा, जो जितना रिवीजन करता रहेगा, क्योंकि कंटेंट सेम है। मैं बता ना, सब पढ़ रहे हैं, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन रिटेन और अपनी गलतियों पे काम जो कर जाएगा वो एग्जाम निकाल ले जाएगा। क्योंकि पढ़ते कंटेंट सेम है, सबको कंटेंट मिल रहा है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है या कोई भी कोचिंग है, सब कंटेंट सेम दे रहे हैं, सब टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन गलतियों पे काम और रिवीजन पे फोकस, ये दोनों प्राइम एस्पेक्ट है। अगर आपको कोई भी एग्जाम करेक्ट, कोई ये बार पीएससी या डीआरडीओ कोई भी एग्जाम करेक्ट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही कहा सर आपने। मतलब वो ये पूरा क्रक्स है। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारा आपने हर एक चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। प्रीलिम्स को किया, मेंस को किया, इंटरव्यू को किया, अब फाइनली हम लोग एंड पे हैं। आपका भी इतना वैल्यूएबल टाइम आपने स्पेयर किया है। मुझे सर बस आपसे ना एक वो चीज जानी है जो आपको ना हमेशा चीज मोटिवेट करती रही, बोलती रहेगी अच्छा नहीं तुमको मेहनत करना है। वो एक बैक ऑफ द माइंड होता है ना सर। कई बार आप ना लाइफ में ऊपर जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, आप नीचे चले जाते हैं, पर एक बात रहती है हमेशा जो आपको बोलता रहता है कि ना नहीं अच्छा आपको करना है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर का ऑलरेडी कॉलकॉम में बहुत अच्छा जॉब था। मतलब ऐसा एक ड्रीम जॉब होता है ना, वो था। बहुत ही हाई पैकेज, मतलब एवरेज से कई ज्यादा अच्छा पैकेज था इनका। पर फिर भी उन्होंने ये सोचा और मेहनत की, और आज भी मेहनत कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है सर? वो सीक्रेट हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए लास्टली। अगर मैं लगातार अपना, हाँ जैसे अगर मैं इनर मोटिवेशन बोलूं जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल मोटिवेशन तो आपको मिलेगा लेकिन वो टेम्परेरी रहता है। आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। तो एक्चुअली क्या था कि मेरे पापा जो हैं, माय फादर वाज इन डिफेंस,
वो आर्मी में थे, अभी वो रिटायर हो गए, ही इज रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन। तो वो क्या थे कि जैसे कि मैं उनके साथ रहता था तो वो देश की बातें, ऐसी बातें रहती थी, और खासतौर पे साइंटिफिक टेक्निकल फील्ड की बातें ज्यादा रहती थी कि ऐसे ऐसे इन्वेंशन होती हैं, और वेपन्स की हम बात करते थे तो बातें होती थी कि हम ये बाहर से क्यों लेते हैं, हमेशा हम बाहर से क्यों खरीदते हैं, हम इंडिया में क्यों नहीं बनाते हैं। तो वो तब बोलते थे कि अभी साइंटिस्ट हमारे काम कर रहे हैं तो बनाएंगे। तो इस तरह से फिर मैं इंजीनियरिंग में आया था कि फिर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ब्रांच भी ली थी कि टेक्निकल फील्ड में जाना है, टेक्निकल फील्ड में जाना है, और फिर डीआरडीओ में मैंने इंटर्नशिप की। तो मैंने देखा कि साइंटिस्ट हमारे काफी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके यूज करते हुए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फिर क्या था कि प्लेसमेंट तो मैंने ले ली, क्योंकि एज अ बैकअप आपको लेना पड़ता है, प्लेसमेंट वाज माय बैकअप, प्लेसमेंट वाज माय बैकअप। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू की, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में रहता था कि जाना तो किसी टेक्निकल फील्ड में ही है जहां पे हम नॉलेज को अप्लाई कर सकें, क्योंकि मैं था, लेकिन मैं ब्लूटूथ उसमें था, टीम में था, तो वो सॉफ्टवेयर ही था, मुझे कोड ही करना होता था बेसिकली, मेरा डोमेन ही अलग था, मेरा इतना मन नहीं था उसमें ज्यादा। तो फिर जब मेरा बार्क में सिलेक्शन हुआ, तो माय फादर सेड मी कि अब तुम्हारी बारी आ गई है। तुम पूछते थे कि क्यों हम ले रहे हैं, अब तुम्हारी बारी आ गई है तो अब तुम्हें इन्वेंशन करनी चाहिए। जैसे मैं पूछ रहा था कि क्वालकॉम छोड़नी है कि नहीं, मतलब पहले थोड़ा डिस्कशन हुआ घर में कि छोड़नी है कि नहीं क्वालकॉम, तो फिर वो बोले कि अब तुम्हारा टाइम है, और तुम पूछते थे जब छोटे थे, तो अब देखो। तो फिर इस तरह से मैं आया, और ईएससी का तो ऐसा था कि मैंने मेंस लिख दिया था, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट पढ़ लिए थे और मेंस मैंने लिख ही दिया था, तो इंटरव्यू दिया और उसमें ऐसा रैंक आ गई। तो इधर मोटिवेशन ये मैं कहूंगा कि पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल, बेसिकली अगर मैं देखूं, मैं चाहता था कि उन्हें अच्छा लगा। अब मैं जब क्वालकॉम में काम कर रहा था तो वो ठीक थे, खुश थे, ऐसे नहीं कि वो बोलते थे कि ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं इधर आया बार्क में, फादर वाज रियली हैप्पी, क्योंकि वो डिफेंस से आए थे, वो काफी क्लोज, अभी भी हमारे साथ डिफेंस ऑफिसर्स भी पढ़ते हैं, कुछ डिफेंस से भी यहाँ पे लोग आते हैं हमारे साथ पढ़ते हैं, वो जानते थे कि वो पहले से बीआरसी के बारे में जानते थे, तो ही वाज वेरी हैप्पी, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक हिम हैप्पी। ये कह सकते हैं कि दिस वाज माय इनर मोटिवेशन। बहुत सही सर, बहुत सही, थैंक यू सो मच। आपने अपनी इतनी अच्छी जर्नी हमारे साथ शेयर की, मुझे बहुत ज्यादा एंजॉय फील हो रहा था और वो खुशी फील हो रही थी कि आपने सक्सेस पाया और आज आप इतने अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। आज से ये वीडियो कितने ही समय तक रहेगा और हमेशा लोगों को मोटिवेट करता रहेगा, बताता रहेगा कि बनो तो अचल सर जैसे बनो। बिल्कुल आशीष, जी जी बताइए। आशीष एक चीज मैं पॉइंट कहना चाहूंगा। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं तो कई अप्स एंड डाउन्स रहते हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये मेरे को लगता है कि हमें थोड़ा सा, सब कुछ मेहनत भी अपनी जगह है, लेकिन हमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही इंक्लाइन रहना चाहिए। जैसे मैं जब मेंस की तैयारी कर रहा था, तब मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की थी। मैं क्वालकॉम में काम कर रहा था, मैं सिर्फ दो दो श्लोक पढ़ता था, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ है कृष्ण, मतलब आप जिसकी भी करते हैं, जैसे आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के टच में रहना। आप कभी भी डिप्रेशन में जाइए, जो लोग कहते हैं कि मतलब आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि लोग डिप्रेशन में चल जा रहे हैं, लोग ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं। तो आपको डिप्रेशन से, अगर जैसे टेंशन लेने से बचना है, तो आप स्पिरिचुअलिटी के टच में रहिए। मैं अभी भी मैं जन्माष्टमी में वृंदावन होके आया हूँ, और मैंने आपको बताया था कि मेरी तैयारी की शुरुआत ही वृंदावन से हुई थी। मेरा क्वालकॉम में, सच बताऊं, मेरा था इधर मोटिवेशन, लेकिन मैं भूल गया था। मैं पढ़ने में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। जब मेरी प्लेसमेंट हो गई, दोस्त भी कह रहे कि ठीक है, और मेरे को भी अंदर से लग रहा था अब क्या ही जरूरत है पढ़ने की। जब मैं वृंदावन गया, मैं थोड़ा लोगों से बात किया और मैंने देखा कि हाँ, देयर इज समथिंग बियॉन्ड। ये तो ठीक है, मतलब चलता रहेगा, अब हम काम कर रहे हैं, सफलता मिल रही है। आप, इसलिए मैं कहूंगा जो भी एस्पिरेंट हैं, जो मुझे लगता है हमेशा हमेशा स्पिरिचुअलिटी, आप जो भी जिसकी भी पूजा करते हैं, पूजा करते रहनी चाहिए। इससे आप हमेशा, जब स्थिति खराब रहेगी, जब आपको लगेगा कुछ नहीं हो सकता, तब लास्ट होप रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के टच में लेते हैं तो हमें लगता है कि हम कंट्रोलर है, हम जो करेंगे वो होगा ही होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होने वाला। दिस इज द ट्रुथ, रियल ट्रुथ। तो जब आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप छोड़ देंगे, ठीक है कृष्ण देखेंगे, तो आप सुकून से काम करते रहेंगे और आप खुश रहेंगे। ये मैं कहना चाहता था। बहुत सही सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहा है आपने। इट इज नॉट अबाउट द रिलीजन, इट इज जस्ट अबाउट, आप किसी भी रिलीजन के रहे, हर जगह पे एक बात है आपके लिए कि देयर इज अ सुप्रीम पावर। आप जब तक उनसे कनेक्टेड रहेंगे ना, यू विल ऑलवेज फील कि जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, और जब भी कहीं ये मैं नहीं रहता है ना, तो आप खुश रहते हो। तो ये एक क्रक्स है जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी मेडिटेशन से बहुत ज्यादा हमेशा रहा हूँ कनेक्टेड। एक बात बता रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमेशा जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल से कनेक्टेड रहते हैं, द बेस्ट बेनिफिट इज यू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
और जब ये डिफरेंशिएट हो जाता है आपके लाइफ में, तो आप हमेशा सही को चुन के अपने आप को प्रोग्रेस में ला सकते हैं। सही कहा ना सर? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सर बिल्कुल अच्छे से आपने कंक्लूजन दिया है। थैंक यू सो मच सर, इतना अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक साइंटिस्ट से बात करके, आज एक ऑफिसर से बात करके बहुत दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। तो ऐसे ही सेशंस और हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.